नमस्कार दोस्तों। आज हमारी कहानी का विषय है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी 17 बार हार की कहानी का सच। तो दोस्तों, आज हम पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में जो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, इतिहासकारों का कहना है कि वे केवल दो लड़ाइयाँ लड़ी थी, लेकिन पृथ्वीराज रासो नामक एक पुस्तक में 17 बार लड़ाइयों का जिक्र है। तो आज हम इस सच्चाई को देखने के लिए यह वीडियो बना रहे हैं। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने जा रहे हैं जिसे शायद आपने बचपन में सुना होगा। क्या पृथ्वीराज चौहान ने अपने दुश्मन मोहम्मद गोरी को 17 बार युद्ध में हराया था और हर बार उसे जीवन दान दिया था? क्या यह कहानी हमारे दिलों में वीरता और उदारता की भावना भर देती है? लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक कहानी है या फिर इतिहास में छिपा हुआ एक सच? आज हम इस लोकप्रिय धारणा की पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि इतिहासकार इस बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह कहानी आई कहां से। इस कहानी का मुख्य स्रोत पृथ्वीराज रासो है, जो कवि चंद्र बरदाई द्वारा रचित एक महाकाव्य है। यह महाकाव्य पृथ्वीराज चौहान के जीवन और उनकी वीरता का एक काव्यात्मक वर्णन है। इसमें जिक्र है कि पृथ्वीराज ने गोरी को 17 बार युद्ध में हराया और उसे माफ कर दिया, जिससे गोरी बार बार वापस आने में कामयाब रहा। लेकिन इतिहासकार इस महाकाव्य को एक ऐतिहासिक ग्रंथ के बजाय एक लोकप्रिय कथा मानते हैं। वे इसकी तुलना हॉलीवुड की पीरियड ड्रामा फिल्मों से करते हैं, जो मनोरंजन के लिए ऐतिहासिक घटनाओं और नाटकीय रूप देने के लिए पृथ्वीराज रासो में कई घटनाओं और तिथियों का आपस में मेल नहीं खाता, जिससे इसकी ऐतिहासिक विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जाते हैं। इतिहास के विश्वसनीय स्रोतों जैसे कि फारसी और राजस्थानी अभिलेखों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच केवल दो प्रमुख युद्ध हुए थे, जिन्हें त्राइन के युद्धों के नाम से जाना जाता है। त्राइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की सेना ने हमला किया। पृथ्वीराज चौहान की मजबूत सेना ने उन्हें बुरी तरह से हराया था और गोरी को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। यह एक निर्णायक जीत थी, जिससे पृथ्वीराज चौहान का नाम चारों तरफ फैल गया। लेकिन उन्होंने गोरी का पीछा नहीं किया, जो एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई थी। त्राइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। गोरी ने एक साल बाद पूरी तैयारी के साथ और रणनीति के साथ वापसी की थी। इस बार उसने छल और धोखे से पृथ्वीराज की सेना को घेर लिया था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजय का सामना करना पड़ा और उन्हें बंदी बना लिया था। इसके बाद दिल्ली और अजमेर समेत उत्तर भारत के बड़े हिस्सों पर गोरी का शासन स्थापित हो गया था। तो दोस्तों, हम आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको त्राइन के युद्धों के बारे में विस्तार से बताऊंगा, ताकि आपको ये महसूस हो सके कि भाई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में केवल दो ही लड़ाइयां लड़ी गई थी, जिन्हें त्राइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध कहा जाता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं त्राइन के दोनों युद्धों के बारे में। मोहम्मद गोरी ने 1191 ईस्वी में एक बड़ी तैयारी के साथ सरहिंद को लेने के लिए प्रस्थान किया, जिसमें उसे सफलता मिली। किले को काजी जियाउद्दीन को सुपुर्द करके वह पृथ्वीराज से लड़ने के लिए आगे बढ़ा। दोनों फौजें करनाल जिले के त्राइन के मैदान में आ पहुंची। पृथ्वीराज ने गोरी की फौज के वाम और दक्षिण भाग को क्षति पहुंचाई और फिर भी तुर्की फौजें लड़ती रही। गोरी ने अपने भाले का वार दिल्ली के राजा गोविंद राय के विरुद्ध किया, जिससे उसके दोनों दांत निकल गए। राय ने उत्तर में अपने भाले को ऐसा मारा कि सुल्तान स्वयं बुरी तरह से घायल हो गया।
उसके साथ सुल्तान को लेकर अपनी जान बचाने के लिए भागे। पृथ्वीराज फौज में हुई और बची हुई फौज में भगदड़ मच गई। वे इधर उधर भटकते हुए गजनी जा पहुंचे। पृथ्वीराज ने भी सरहिंद का द्रोह काजी जियाउद्दीन से छीन लिया। काजी को बंदी बनाकर अजमेर लाया गया, जहां से विपुल धन देकर उसे गजनी लौटा दिया गया। बताया जाता है जब भागता हुआ सुल्तान जम्मू के निकट से गुजर रहा था तो वहां के राजा एक शिष्टमंडल उससे मिला, जिससे उसे आपातकाल में बड़ी सांत्वना मिली। प्रथम त्रायन का युद्ध तुर्कों की पराजय की एक महान घटना है। संभवतः आक्रमणकारियों को इस प्रकार का पराभव प्रथम बार अनुभव करना पड़ा था। परंतु जैसा कि मिनहाज लिखता है कि शीघ्र ही मैदान से भागी हुई तुर्की फौजें आगे जाकर फिर से मिल गई और वे सकुशल गजनी पहुंच गई। वैसे तो तुर्कों के विरुद्ध लड़े गए युद्धों में त्रायन का प्रथम युद्ध हिंदू विजय का एक गौरवपूर्ण इतिहास है, परंतु इस युद्ध में की गई भूल भारतीय भ्रम को कलंकित पृष्ठ मानती है, क्योंकि पृथ्वीराज ने कभी प्रयत्न ही नहीं किया कि इस विजय को एक स्थायी विजय बनाया जाए। विजय के आनंद में मगन होकर उसने पराजित सैनिकों का, जो अस्त व्यस्त अवस्था में थे, उनका पीछा नहीं किया। कुछ लोग इसको पृथ्वीराज की उदारता मानते हैं, परंतु डॉक्टर दशरथ शर्मा उनका वे लिखते हैं कि वैसे तो उदारता का प्रतिपादन हिंदू शास्त्रों में मिलता है, परंतु ऐसी उदारता का मेल न तो सैनिक नियमों में है न मुस्लिम युद्ध प्रणाली से। वास्तव में उनकी यह भारी भूल थी। इसके विपरीत संयोगिता के अपहरण और कन्नौज की पदलित करने में लगकर उसने एक बहुत बड़ा शत्रु अपने विरुद्ध उत्पन्न कर लिया था। अन्यथा संभवतः मोहम्मद गौरी के दूसरे आक्रमण के समय कन्नौज की सहायता बड़ी सहायक सिद्ध होती। इतना ही नहीं, संयोगिता से विवाह करने के बाद पृथ्वीराज का जीवन पतनोन्मुख दिखाई देता था। उसे उसमें विलासी प्रवृत्ति आ गई थी। राजकीय तथा सैनिक कार्यों की उसने उपेक्षा कर दी थी, जिससे वह अपने विशाल राज्य को भलीभांति संभाल नहीं सका। यहाँ तक कि पराजित शत्रु अपनी पराजय का बदला लेने की पूरी तैयारी कर रहा था, और वहीं पृथ्वीराज अपने उत्तर पश्चिमी सीमांत भागों की सुरक्षा का कोई प्रबंध न सोच सका। उसने शत्रु को परास्त कर दिया, परंतु उसे नष्ट करने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद त्राइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया, जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था। शाहबुद्दीन को त्राइन की पराजय से अत्यंत अक्षोभ हुआ था। गजनी पहुंचकर उसने सैनिक अधिकारियों को, जो युद्ध स्थल से भाग निकले थे, सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। उसने शीघ्र नए ढंग से युद्ध की तैयारी आरंभ कर दी। इस संबंध में वह इतना अधिक व्यग्र था कि उसके लिए आराम हराम था। संभवतः दूसरे मोर्चों के संबंध में उसने जैसन से भी बातचीत का सिलसिला स्थापित किया। उसने अपनी सेना में तुर्क, ताजिब और अफगानों को सम्मिलित किया और उन्हें उपयुक्त शस्त्रों से सुसज्जित किया। जब उसके सैनिकों की संख्या 1,20,000 हो गई तो वह लाहौर और मुल्तान के मार्ग से फिर उसी मैदान में आ डटा जहां उसे करारी हार मिली थी। हसन निजामी लिखता है, जब वह लाहौर पहुंचा तो उसने पृथ्वीराज के पास एक दूत के द्वारा यह संवाद भिजवाया कि वह इस्लाम को स्वीकार कर ले और गौरी की अधीनता मान ले। पृथ्वीराज ने उत्तर में यही कहलवा भेजा कि उसे अपने मुल्क लौट जाना चाहिए, अन्यथा उसकी भेंट युद्ध स्थल में होगी। मोहम्मद गौरी को शत्रु को छल से विजय करना आता था, इसलिए उसने दोबारा दूत भेजकर उसे यह आश्वासन दिलाया कि वह युद्ध की अपेक्षा संधि करना अच्छा मानता है। इसलिए इसके संबंध में उसने एक दूत अपने भाई के पास भेजा। जो ही उसे गजनी से आदेश प्राप्त हो जाएंगे वह स्वदेश लौट जाएगा। संधि के संबंध में उसने बताया कि पंजाब, मुल्तान और सरहिंद को लेकर वह संतुष्ट रहेगा। इस संधि वार्ता ने पृथ्वीराज को भुलावे में डाल दिया। वह थोड़ी सी ही सेना लेकर त्राइन की ओर बढ़ा। बाकी सेना जो सकंद के साथ थी वह उसके साथ न जा सकी। उसका दूसरा सेनाध्यक्ष उदयराज भी उस समय पर राजधानी से रवाना न हो सका।
उसका मंत्री सोमेश्वर जो युद्ध के पक्ष में नहीं था, पृथ्वीराज द्वारा दंडित किया गया, अतएव वह शत्रुओं से जाकर मिल गया। जो सेनाएं सीमांत भागों पर लगी हुई थी, उन्हें उसकी सेना के साथ मिलने के आदेश भिजवाए। पृथ्वीराज की सेना जो युद्ध स्थल में पहुंची, संधि वार्ता के भ्रम में अपने खेमे में रात भर बड़ा आनंद बनाती रही। इसके विपरीत मोहम्मद गोरी ने शत्रुओं को अधिक भ्रम में रखने के लिए युद्ध शिविर में रात भर आग जलाए रखी और सैनिकों को शत्रु दल के को घेरने की प्रणाली वाली चालों से दूर दूर स्थित किया। जो ही प्रभात हुआ, राजपूत सैनिक शोधाधिकारियों से निवृत्त होकर बिखर गए और अचानक तुर्कों ने उन पर आक्रमण कर दिया। वास्तव में यह कोई नियमित युद्ध नहीं था। चारों ओर भगदड़ मच गई। पृथ्वीराज जो हाथी पर चढ़कर युद्ध लड़ने चला था, अपने घोड़े पर बैठकर मैदान में लड़ता हुआ भाग निकला। वह भागता हुआ वीर शीर्षा के आसपास पकड़ा गया और मार दिया गया। गोविंदराय और अनेक सामंत वीर योद्धा की भांति लड़ते हुए काम में आए। युद्ध का परिणाम स्पष्ट था। तुर्कों ने भागती हुई राजपूत सेना का पीछा किया और उन्हें बिखेर दिया। हासी, सिरसा, समाना, कोहराम, अजमेर और दिल्ली पर तुर्कों का आधिपत्य स्थापित हो गया। जहां तक पृथ्वीराज के अंत का प्रश्न है, उस संबंध में हमें विभिन्न मत दिखाई देते हैं। पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज का अंत गजनी में दिखाया गया है, जहां उसे नेत्रहीन करके शब्द भेदी बाण चलाने की परीक्षा की गई थी। उसमें मोहम्मद गोरी उसके बाण का शिकार बन जाते हैं। इसी अवसर पर चंद्रबरदाई भी वहां पहुंच चुका था, जिसने स्वामी को कविता के माध्यम से लक्ष्य बोध कराया था। इस घटना के बाद दोनों ने आत्महत्या कर ली थी। रासों की यह कथा मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि किसी भी दूसरे साधन से इसका अनुमोदन नहीं होता। अमीर महाकाव्य में पृथ्वीराज को कैद करना और अंत में उसका को मरवा देने का उल्लेख है। विरुद्ध विधि ध्वंस में उसका युद्ध स्थल में काम आना लिखा है। पृथ्वीराज प्रबंधक का लेख लिखता है कि विजयी शत्रु पृथ्वीराज को अजमेर ले गए और वहां उसे एक महल में बंदी के रूप में रखा गया। इसी महल के सामने मोहम्मद गोरी अपना दरबार लगाता था, जिसको देखकर पृथ्वीराज को बड़ा दुख होता था। एक दिन उसने मंत्री प्रताप सिंह से धनुष बाण लाने को कहा, जिनसे वह अपने शत्रु का अंत कर दे। प्रताप सिंह ने उन्हें ला तो दिया, परंतु इसकी सूचना गोरी को दे दी। पृथ्वीराज की परीक्षा लेने के लिए गोरी की मूर्ति एक स्थान पर रख दी गई, जिसको उसने अपने बाण से तोड़ दिया। अंत में सुल्तान ने उसे गड्ढे में फेंकवा दिया, जहां पत्थरों की चोटों से उसका अंत कर दिया। दो समसामयिक लेखक यूफी और हसन निजामी पृथ्वीराज को कैद किया जाना तो लिखते हैं, परंतु निजामी यह लिखता है कि जब पृथ्वीराज को, जो इस्लाम का शत्रु था, सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र करता हुआ पाया गया, तो उसकी हत्या कर दी गई। मिनहाज उस सिराज को उसको भागने पर पकड़ा जाना और फिर मरवाया जाना लिखते हैं। फरिश्ता भी इसी कथन का अनुमोदन करता है। सिर्फ अब्बुल फजल लिखता है कि पृथ्वीराज को सुल्तान गजनी ले गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इन विभिन्न आधारों पर अधिकांश वे आधार हैं जो पीछे के हैं। उनको मानने पर हम किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचते। अलबत्ता यूफी और निजामी समसामयिक अवश्य थे, परंतु वे पृथ्वीराज के अंत के संबंध में पूरा वर्णन नहीं देते। फिर भी स्थानीय और फारसी ग्रंथों में अन्वेषण के द्वारा हम किसी भी अनुमान को निर्धारित अवश्य कर देते हैं। निजामी लिखता है कि पृथ्वीराज को कैद किया गया है और वह तब मार दिया गया जब वह किसी षड्यंत्र में भाग लेने का दोषी समझा गया। यह संकेत पृथ्वीराज प्रबंधन द्वारा किए गए कथानक से मेल खाता है। इसमें हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि संभवतः पृथ्वीराज को अजमेर ले जाया गया हो और वहां सुल्तान के अधीन रहकर शासन करने को कहा गया हो, परंतु इस स्थिति को सम्मानित न समझ पृथ्वीराज ने सुल्तान के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा हो, और इस कल्पना का अनुमोदन मोहम्मद गोरी द्वारा प्रचलित मुद्राओं से होता है, जिसके एक ओर पृथ्वीराज का और दूसरी ओर मोहम्मद शाम का नाम अंकित है। मोहम्मद द्वारा पृथ्वीराज के लड़के को आश्रित शासक बनाना इसी विचार का अनुमोदन करता है। तो दोस्तों, पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच 17 युद्धों के बारे में जो बातें
लिखी गई हैं वे इतिहासकार तो नहीं मानते, लेकिन जो पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक है उसमें ये चीजें जरूर लिखी गई हैं। तो अब अगर हम इतिहासकारों की माने तो पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के साथ सिर्फ दो ही युद्ध हुए थे। लेकिन अगर आप पृथ्वीराज रासो या और कोई पुस्तक के बारे में जिक्र करते हैं तो 17 युद्धों की कहानी आती है। तो दिलचस्प यह है कि 17 बार हराने की कहानी उस समय के समकालीन इतिहासकारों के लेखों में नहीं मिलती। न तो गौरी के दरबारी इतिहासकारों ने और न ही पृथ्वीराज के राज्य के अभिलेखों में इसका कोई उल्लेख है। यह कहानी सदियों बाद पृथ्वीराज रासो के माध्यम से लोकप्रिय हुई थी। इस कहानी के पीछे शायद यह विचार था कि हमारे राजा को सिर्फ युद्ध में हारने वाला न दिखाया जाए, बल्कि उसे एक महान योद्धा और दयालु शासक के रूप में प्रस्तुत किया जाए, जिसने अपने शत्रु को बार बार माफ करने की महानता साबित की थी। 17 बार गौरी को हराने की कहानी एक वीरतापूर्वक गाथा है, जो हमारी संस्कृति और लोक साहित्य का एक अमूल्य हिस्सा है। यह हमें सिखाती है कि हमारे पूर्वज कितने साहसी थे, कितने उदार थे। लेकिन जब इस बात को इतिहास की आती है तो हमें तथ्यों और साक्ष्यों की ओर ध्यान देना भी जरूरी है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि इतिहास की सच्ची तस्वीर अक्सर कहानियों से अलग ही होती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? क्या आप भी इस कहानी को सच मानते हैं? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके विचार जानने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। इतिहास की बात को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही लौटेंगे एक और दिलचस्प कहानी की ओर। और एक बात और दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान एक महान वीर सेनानी थे, जो कि जिसके बारे में हम भूल नहीं सकते। तो इस कहानी से आप ये ना समझें कि इसमें पृथ्वीराज की महानता को छिपा दिया गया है। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो ये तो इतिहास और तथ्यों की बातें हैं। इससे पृथ्वीराज की महानता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।